अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्रोथ हार्मोन। तो आपका क्या ख्याल है कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है ताकि हमारे सेल्स ग्रो कर सकें, हम साइज़ में बड़े हो सकें, हम लोग हेल्दी हो सकें, ठीक है। और सबसे अहम बात ये है कि किस तरह से हमारे सेल्स को ये ट्रिगर करता है, किस तरह से इस तरह से लेके चलता है कि भाई बड़े हो जाओ। अच्छा जी। अब हम बुक की तरफ आते हैं तो बुक के अंदर क्या लिखा है? ग्रोथ हार्मोन इज़ अ हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे अहम बात यहाँ पे ये आ रही है कि ये कौन रिलीज़ करवा रहा है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आपका क्या बन गया? ये आ गया सबसे पहले आपका एक एमसीक्यू कि ग्रोथ हार्मोन को इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करवा रहा है। उसके साथ-साथ इसके 2 नाम और हैं, इसको कहते हैं सोमैटोट्रोपिन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये भी आप एमसीक्यू के तौर के ऊपर देखेंगे। इट्स बेसिक फंक्शन इज टू कॉज द बॉडी सेल्स टू ग्रो। अब इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इसने सेल्स की ग्रोथ करवानी। उसके बाद अगर नेचर की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन एक स्मॉल प्रोटीन हार्मोन है। स्मॉल प्रोटीन हार्मोन का मतलब क्या है? इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन। व्हाट्स मेंट बाय पेप्टाइड हार्मोन? अब पेप्टाइड बेसिकली क्या होती है कि अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स, जैसा कि हम जानते हैं अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड। अच्छा जी, अब ये जो इनके दरमियान लिंकेज मौजूद है ना, इनको इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। इसलिए इस जो प्रोटीन्स होती हैं उनको हम पेप्टाइड भी कहते हैं। अगर वो छोटी प्रोटीन होगी तो हम उसे सिंपल पेप्टाइड कहेंगे। अगर वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मल्टीपल अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं तो हम उसे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इट्स अ स्मॉल प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन। आगे अगर हम चलें इसके फंक्शंस की तरफ तो हम सबसे पहले इसका एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की तो इसका प्रोटीन पे यही इफेक्ट होता है कि ये एनाबोलिकली काम करता है। अब यहाँ पे हमारे पास मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 तरह के इफेक्ट्स आ जाते हैं, एक होता है एनाबोलिक और एक होता है मेटाबॉलिक। एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक। अब कैटाबोलिज्म क्या होता है और एनाबोलिज्म क्या होता है? बेसिकली कैटाबोलिज्म के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक बड़ी चीज़ को ब्रेक डाउन करवाते हैं इनटू स्मॉलर थिंग्स, जबकि एनाबोलिज्म क्या है? जिसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें आपस में मिलती हैं बहुत सारी और एक बड़ी चीज़ बना देती हैं। ये क्या करता है? ये प्रोटीन्स के ऊपर इसका इफेक्ट ये है कि एनाबोलिज्म करवाता है। ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स को मिलवाता है, उन्हें सेल के अंदर भेजता है और क्या करता है? मसल की ग्रोथ करवाता है। जैसे कि आप लोगों सबको पता है कि हमारे मसल्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो जैसे जैसे जो ब्लड के अंदर से अमाइनो एसिड्स हमारे सेल्स के अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी मिकदार सेल्स के अंदर ज़्यादा होती जाएगी, और जब वो सेल्स के अंदर ज़्यादा होती जाएगी तो सेल्स ग्रो करेंगे साइज के अंदर। और दूसरा काम, अब जब के मसल्स ग्रो कर रहे हैं, प्रोटीन्स तो बन रही है ना, आपस में जुड़ जुड़ के बड़ा बना रही हैं और प्रोटीन का ब्रेकडाउन उसकी वजह से कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स के ऊपर इनका इफेक्ट कैटाबोलिक होता है। कैटाबोलिक का क्या मतलब हुआ? जिसके अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है। अब ना सिर्फ ये जो है ये हमारे मसल्स को ग्रो करवा रहा है, बल्कि ये हमारी बॉडी के ऊपर जो एक्सेस फैट, जिसे हम चर्बी कहते हैं, जमा हो जाती है, उसको भी कम करता है। वो कैसे करता है कि जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो फैट्स होते हैं उनको मोबिलाइज करवाता है फैटी एसिड्स की फॉर्म के अंदर। उसके रिजल्ट्स में क्या होगा? अब ये देखें, यहाँ पे हम सिंपल सा देखते हैं, ये हमारे पास एक टिश्यू है, इसके अंदर बहुत सारे फैट्स मौजूद हैं इन दी फॉर्म ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स, टैग्स की फॉर्म में मौजूद है। अब क्या करेगा? यहाँ से इनको फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्म के अंदर रिलीज करवाना शुरू कर देगा ब्लड के अंदर। अब क्या होगा? जो टिश्यू है उसके अंदर तो फैट की मिकदार हो गई कम उसके नतीजे में, लेकिन क्या होगा? ब्लड के अंदर उस फैट की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। अब जब टिश्यू के अंदर कम हो गया तो डेफिनेटली जो चर्बी है, जो जिसे हम कहते हैं कि एक्सेस फैट जमा हुआ है बॉडी के अंदर या डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके घुलना शुरू हो जाएगा और उससे वो यूज़ करेगा। अब जब ब्लड के अंदर उसने इंक्रीज़ कर दिया फैटी एसिड्स की मिकदार, तो वो उसको इस्तेमाल करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या एनर्जी सोर्स के तौर के ऊपर। उससे क्या होगा? उससे एक्सेस फैट भी खत्म होता जाएगा हमारी बॉडी के अंदर से,
और उसके नतीजे के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो भी इस्तेमाल नहीं होंगी फॉर द सेक ऑफ एनर्जी। ओके, अगर हम फर्दर बात करें तो अब यहाँ पे वो फैटी एसिड्स ब्लड के अंदर रिलीज करवा रहा है। जब क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगे, ब्लड के अंदर फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि लीवर के अंदर फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसकी वजह से एक कंडीशन हो सकती है जिसे हम कहते हैं फैटी लीवर। उसके अंदर लीवर जो है वो मोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैट्स। ओके, अगर फर्दर चले कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट्स पे इसका ये इफेक्ट है कि ये एंटी इंसुलिन के तौर के ऊपर काम करता है। अब एंटी इंसुलिन का क्या मतलब है? इंसुलिन का काम ये होता है कि उसने ग्लूकोज को लीवर में से ग्लूकोज को लीवर में से निकालना होता है, ब्लड के अंदर लेकर जाना होता है और ब्लड के अंदर से उसको सेल्स में भेजना होता है। ठीक है, अब क्या होगा, इंसुलिन का काम यह है कि उसने बेसिकली ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को लो करना है और सेल्स को अंदर भेज के उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई करना है। अब ये क्या करेगा, जो ग्रोथ हार्मोन है कि ये करेगा कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखेगा, उसे सेल्स के अंदर एंटर नहीं होने देगा। अब जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तो ग्लूकोज इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी मिलती रहेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से प्रोटीन्स जो हैं वो तेज़ी के साथ बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगी और तेज़ी के साथ बिल्डअप होने की वजह से क्या होगा, मसल्स की ग्रोथ होगी। लेकिन इसका एक बैड इफेक्ट भी होता है। इसका बैड इफेक्ट ये है कि इससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया का क्या मतलब है कि जब जो हमारे पास लिवर है वो ब्लड के अंदर जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है वो ग्लूकोज को हमारे ब्लड में रख रहा है। अब जब ब्लड के अंदर रख रहा है तो क्या होगा, उसके नतीजे के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसलिए जो हमारे पास लिवर है जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है उसको हम डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये डायबिटीज़ कॉज कर सकता है। उसके बाद इसका मिनरल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, मिनरल्स पे इसके ये इफेक्ट होता है कि ये गट के अंदर और किडनी के अंदर जो पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और जो भी मिनरल्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए उनको रिटेन करके रखता है। मतलब ये कि पहली बात तो ये कि गट के अंदर से उनके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाएगा, रीनल एब्जॉर्प्शन के अंदर भी, किडनी के अंदर भी उसको इंक्रीज करवाएगा। दूसरा काम ये करेगा कि वो एक्सक्रीशन नहीं होने देगा थ्रू किडनी। वो क्या करेगा, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह ने एक्सक्रीट होना था बॉडी के अंदर से एक्सेस ने, उनको नहीं होने देगा। उसके नतीजे में क्या होगा, जब ब्लड के अंदर ये जो है ये वाले मिनरल्स जो हैं ये रिटेन रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे काफ़ी देर तक, तो उससे क्या होगा, उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो जाएंगे बोन्स के अंदर ये मिनरल्स, और बोन्स के अंदर जान के बोन्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और ऐसे सेल्स की प्रोडक्शन को सपोर्ट करेंगे जो इलोंगेटेड सेल्स हैं। इलोंगेटेड सेल्स का मतलब ये है कि जो हमारी बोन्स की इलोंगेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर हम बेसिक सा बुक की तरफ आ जाएं, इसके अंदर उसने क्या लिखा है, इसके अंदर वो ये बता रहा है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। सबसे पहले इसका एनाबॉलिक इफेक्ट है, ये मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि इसका इफेक्ट एनाबॉलिक होता है। ये क्या करता है, ये स्केलेटल और कार्डियक मसल्स के अंदर जाके प्रोटीन्स को इकट्ठा करता है। दूसरा काम क्या करता है, ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाता है। अब सिंथेसिस कैसे करवाता है, आपने एक वर्ड सुना होगा सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा में बेसिकली क्या हो रहा होता है, उसके अंदर हमारा जो सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले जो होता है डीएनए वो कन्वर्ट होता है आरएनए के अंदर, और आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये जाता है और ये डीएनए की आरएनए के अंदर कन्वर्जन को स्पीड अप कर देता है। जब आरएनए ज़्यादा बनेगा तो आरएनए डेफिनेटली कन्वर्ट भी ज़्यादा होगा प्रोटीन के अंदर। तो सिंपली अगर बात की जाए तो ये हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स है, वो इंक्रीज कर देगा। और जब प्रोटीन ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली मसल जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। ओके, अगर दूसरी तरफ बात करें तो वो अब कैसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है कि वो क्या करता है, प्रमोट करता है अमीनो एसिड की एंट्री सेल्स के अंदर, जैसे कि इंसुलिन कार्य होती है, एज डज इंसुलिन।
अब यहाँ पे उन्होंने इंसुलिन का जो वर्ड इस्तेमाल किया ना, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये उन्होंने ग्लूकोज के लिए किया है, क्योंकि ग्लूकोज को इंसुलिन जो है वो ब्लड के अंदर से सेल्स के अंदर लेके जाता है ना, उसी तरह जो ग्रोथ हार्मोन है वो अमाइनो एसिड्स को ब्लड के अंदर से सेल के अंदर लेके जाता है। उसके साथ साथ क्या करवाता है, वो कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करता है एनर्जी की सप्लाई के लिए। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, एमसीक्यू भी आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्म के अंदर एनर्जी को इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा ये ऊपर वाली जो लाइन है ये भी आपके पास एमसीक्यू के तौर के ऊपर आ रही है कि इंसुलिन जो है वो सपोर्ट करता है ग्लूकोज की एंट्री को सेल्स के अंदर, और जो ग्रोथ हार्मोन है वो अमाइनो एसिड्स की एंट्री सेल्स के अंदर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आ रहा है, इसका ये डायबेटोजेनिक हार्मोन है, ये आपका एमसीक्यू है। देन मैं आपको ऑलरेडी डायबेटोजेनिक को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्योंकि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवाता है, इसलिए डायबिटीज़ कॉज कर सकता है। उसके अलावा इसका इफेक्ट जो है वो एंटी इंसुलिन इफेक्ट है। उसके अलावा इट हैज़ द टेंडेंसी टू कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, high level of glucose in the blood. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, तो हमने जहाँ पे उसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर एनाबॉलिक इफेक्ट आ रहा था, उसी तरह से फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर कैटाबॉलिक इफेक्ट आएगा, क्योंकि क्या करेगा, एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड्स को रिलीज करवाएगा और उन्हें ब्लड में लेके आएगा। ये क्या करवाता है, मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज, जिससे ट्राइसाइक्लिसराइड्स कम हो जाएंगे फैटी टिश्यू के अंदर और प्लाज्मा लेवल ऑफ फैटी एसिड इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड नजर आ रहा है ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स का, जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर टैग्स भी कहते हैं। अब ये ट्राइसाइक्लिसराइड्स हैं क्या, बेसिकली दीज आर द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, these are stored form of fatty acids inside the tissues। मतलब क्या हुआ कि ये जो टिश्यूज हैं उनके अंदर जो फैट स्टोर होती हैं वो ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स की फॉर्म के अंदर होती हैं। जिस तरह से जो ग्लूकोज है अगर वो स्टोर होगा तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर होगा, उसी तरह से ये ट्राइएसाइल ग्लिसराइड की फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। ओके, उससे क्या होगा, अब वो स्टोर्ड फॉर्म कम हो जाएगी, स्टोर्ड फॉर्म कम हो जाएगी तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज कर जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, इट अगर फैटी एसिड की डिजीज हो जाएगी। फैटी एसिड क्या है, जिसके अंदर एक्सेस मोबिलाइजेशन होती है फैटी एसिड्स की लीवर के अंदर, उसकी वजह से लीवर जो है वो फैटी हो जाता है। इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट है जी, पहली बात तो ये कि ये फास्फोरस और कैल्शियम की रिटेंशन करवाता है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। अब वो करवा कैसे रहा है, थ्रू इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। उसके साथ साथ दूसरा काम ये करता है कि ये रिटेंशन सोडियम पोटेशियम क्लोरीन मैग्नीशियम कैल्शियम और फास्फोरस इन सब की करवाता है, मतलब इन्हें रोक के रखता है ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। और उसके साथ ये दो तरीकों से करता है, पहली बात ये कि ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा के, और दूसरी बात ये कि इसकी एक्सप्रेशन को स्टॉप करके, रोक के, कि ये बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट ना होने पाए। उसके बाद अगर हम इफेक्ट्स की बात करें बोन्स के ऊपर, कार्टिलेज के ऊपर या सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर, तो उसमें क्या होगा, ये कार्टिलेज और बोन के ऊपर इफेक्ट करता है, स्टिम्युलेट करवाता है ग्रोथ को। आप ये देख रहे हैं ये सारे इसने जो मिनरल्स जो है इसको इनको रिटेंशन दिया है, इनको रोक के रखा है, तो ये वाले जो मिनरल्स हैं ये बोन्स की और कार्टिलेज की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद ये क्या करवाता है, ये इंक्रीज करवाता है डेपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अब इन ये कनेक्टिव टिश्यूज को भी सपोर्ट कर रहा है, स्किन की थिकनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ साथ लीवर और किडनी की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये मिल्क सिक्रीशन को भी सपोर्ट करता है लैक्टेटिंग एनिमल्स के अंदर। यहाँ तक सबका क्लियर है? अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बहुत अहम जो है हमारे पास वो क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट को भी ये ब्लड के अंदर रख रहा है,
फैट को भी ब्लड के अंदर रख रहा है। अब ब्लड के अंदर इनको रखने का मकसद ये है, वो ऐसा क्यों है और वो प्रोटीन को निकाले क्यों जा रहा है। अब इसका आंसर ये बनता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं इनको ये इस्तेमाल करेगा एनर्जी के सोर्स के लिए, जबकि ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को स्टोर करता जाएगा। प्रोटीन को जैसे जैसे स्टोर करता जाएगा वैसे वैसे मसल्स बिल्ड करते जाएंगे, और ये जो फैट्स हैं ये यूज़ होते जाएंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ एनर्जी। और इनको ब्लड के अंदर ज़्यादा रिटेंशन देने का मकसद भी यही है ताकि ये प्रोटीन्स को हमारा ब्लड प्रोटीन्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ना इस्तेमाल करे। उसके बाद इतने एक्सेस जो है वो फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड या ग्लूकोज हो कि वो इजीली जब भी उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो वो इन दो सोर्सेज को इस्तेमाल कर सके, प्रोटीन के सोर्स को इस्तेमाल ना कर सके, और प्रोटीन जो है वो पूरी तरह से सेफ हो सके साइड के ऊपर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।